आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। क्रांति की करवट पुस्तक से आपको पढ़कर सुनाते हैं। पृष्ठ 96। विचार क्रांति एक अनूठा हथियार। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा वांग्मय खंड 29 सूक्ष्मीकरण एवं उज्जवल भविष्य का अवतरण 2 भाग 2 पृष्ठ 2.18-19 में लिखा है। आइए ध्यान से सुनते हैं। साथियों, दूरसंचार क्रांति ने संसार को बहुत छोटा बना दिया, बहुत छोटा बना दिया है। पिछले दिनों सुदूर देशों के निवासी परस्पर परिचय के अभाव में अलग अलग ढंग के ढर्रे को अपनाए रखने के लिए विवश थे, पर अब दूरसंचार सुविधा के बहुयामी विस्तार से वैसी परिस्थितियां नहीं रहीं। अब पृथकताओं पर अड़े रहने का, अपने को श्रेष्ठ दूसरों को निकृष्ट बताने का कोई कारण नहीं। संसार भर में फैली हुई विभिन्न संस्कृतियों में से चुने हुए सर्वश्रेष्ठ सर्वोपयोगी अंश लेकर एक सर्वांगपूर्ण सार्वभौम संस्कृत का निर्माण अब होने ही वाला है। साथियों, इसी भविष्यवाणी, ये भविष्यवाणी ही है। गुरुदेव के जितने भी लेख हैं वो एक भविष्यवाणी है। इसी क्रम में डॉक्टर पूनम पांड्या जी द्वारा अपने अनुभव और संकलन को व्यक्त किया जा रहा है। आइए सुनते हैं। साथियों, दूरसंचार क्रांति का सकारात्मक उपयोग हो तो इसे सूचना एवं विचारों के प्रसार के साथ वैचारिक क्रांति का कारगर एवं असरदार हथियार बनाया जा सकता है। दीपक मिगलानी ने यह बात पूरी गंभीरता से कही। उन्होंने बताया कि 8-9 साल पहले हरियाणा के एक अखबार में खबर छपी थी जिसका शीर्षक था, शाकाहार खाएंगे तो होगी बेटी। हरियाणा में स्त्री पुरुष का अनुपात वैसे ही गड़बड़ाया हुआ है, सो दूर तक और घातक असर करने वाली इस खबर को नजरअंदाज करना उन्हें ठीक न लगा। उस वक्त वह कानून के छात्र थे, सो वे भारतीय प्रेस परिषद गए, जिसने अखबार को माफीनामा छापने के आदेश दिए, पर ना तो माफीनामा छपा और ना हुई कोई कार्रवाई। इससे उनको बड़ी परेशानी हुई। क्या करें? संकल्प की घड़ी थी। बस उन्होंने निश्चय किया कि इंटरनेट के जरिए वे जनता को इस बारे में जागरूक करके रहेंगे। इस अभियान में उनके भाई दिनेश भी साथ आ जुटे, जो पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के वकील थे। मिगलानी बंधुओं की इस पहल में पंचकूला हरियाणा के एक कानूनी पेशेवर कमलजीत भी आ जुटे। इन तीनों ने इसी साल जनवरी में फेसबुक लीगल इंडिया ग्रुप की इकाई बनाई, जिसका मकसद है कि देश के कानूनों के बारे में आम आदमी की समझ को बढ़ाना, उन्हें कानूनी मशविरा मुहैया कराना। दीपक का कहना है कि भारत की सभी दिशाओं में मोबाइल फोन का विस्तार आज निस्संदेह
देश में दूर संचार की सफलता की सबसे बड़ी कहानी है। केवल 10 साल पहले मोबाइल एवं फिक्स्ड लाइन वाले टेलीफोनों की कुल संख्या 100 व्यक्तियों में 3 से भी कम थी। लेकिन अब शहरी भारत के हर घर में करीब करीब 5 और ग्रामीण भारत में हर 10 घरों में से 9 के पास एक फोन है। इसी तरह कंप्यूटर एवं इंटरनेट का जाल भी बढ़ा है। छोटे कस्बों और बड़े शहरों में कदम कदम पर खुल चुके साइबर कैफे देश और दुनिया के हर छोर को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। ट्विटर, फेसबुक और आर्कुट से भारत खुद को नए भारत एवं पूरे विश्व से जोड़कर सूचना क्रांति की राह पर तेजी से बढ़ चला है। अब तो इंटरनेट ने हर जगह अपनी जड़ें जमाई। ई प्रशासन, ई बैंकिंग, ई चौपाल, टाटा किसान संसार, तमिलनाडु महिला विकास निगम, दृष्टि ज्ञान दूत, जागृत ई सेवा, लोकमित्र, जनमित्र, ई उत्तरांचल, लोकवाणी, ऐसे कितने ही प्रयोग हैं जिन्होंने दूर संचार क्रांति के प्रयोग की सार्थकता सिद्ध की है। आंकड़े बताते हैं इंटरनेट ने लोगों को अनावश्यक भाग दौड़ को कम करके हर साल $250 करोड़ का पेट्रोल ईंधन बचाया है और काम के घंटों में जो बढ़ोतरी की उसका आर्थिक आंकलन $500 करोड़ से भी ज्यादा है। इन बातों की जानकारी देते हुए दीपक और कमलजीत दोनों ही यह मानते हैं कि इससे कुछ नुकसान भी सामने आए। मसलन किशोरों का अश्लील चित्रों वाली वेबसाइट पर उलझे रहना। इसके अलावा नेट, चैट, सेट और फ्लैट के युग ने इंसान की आपसी मिलनसारता को कम किया है। परंतु देखा जाए तो यह दुरुपयोग इंसानी बुद्धि का है। दुर्बुद्धि जहां भी सक्रिय होगी वहां उल्टे सीधे सरंजाम जुटाएगी ही। इसलिए छुटकारा पाना हो तो दुर्बुद्धि से पार पाना होगा। दुर्बुद्धि से पार पाना होगा। दुर्बुद्धि दूर होगी तो दूर संचार क्रांति, विचार क्रांति का अनोखा हथियार बनकर उभरेगा। यह कहकर दिनेश थोड़ा हंसे और बोले, जिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हवाला देकर पीछे लौटने की बात की जाती है या दूर संचार का विरोध किया जाता है, वह स्वयं भी जनसंचार के हिमायती थे। वर्ष 1930 के दांडी मार्च के निपुण चित्रांकन ने शीघ्र ही नमक सत्याग्रह को विश्व प्रसिद्ध घटना बना दिया। दरअसल दांडी के लिए प्रस्थान करने से पहले बापू ने 3 फिल्म कर्मचारियों और कुछ फोटोग्राफकों को चुनकर अपने साथ कर लिया था। मोटर कार में गांधी जी के पीछे पीछे चलकर उन्होंने पूरे अभियान की तस्वीरें खींची जो दुनिया भर में दिखाई गईं। धूल धूसरित मैदान में लंबे डग भरते हुए अपने अनुयायियों का नेतृत्व करते हुए महात्मा गांधी की छवि तब लाखों लोगों के दिलों में बस गई थी। गांधी जी के अभियान का यह सच बताकर दिनेश कहने लगे, बात उस युग की हो या इस युग की, यदि इरादे नेक हों तो दूर संचार सुविधा क्रांति का कारगर साधन है। अभी पिछले दिनों मिस्र के तहरीर चौक पर ऐतिहासिक क्रांति का सूत्रपात करने के मकसद से जब हजारों क्रांतिकारी जमा हुए थे, तब उनमें गूगल कंपनी के अधिकारी वेलगोनिम भी थे। उनके हाथ में उनका अपना ब्लैकबेरी फोन था।
इसी फोन के जरिए उन्होंने अपने ट्विटर खाते पर एक के बाद एक कई कई ट्वीट किए। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इन ट्वीट को प्रमुखता से प्रचारित प्रसारित किया। उनके इन संदेशों में कुछ ऐसा था: हम लोगों को पुलिस ने बुरी तरह पीटा है, हम अब गैस स्टेशन के भीतर बंद हैं, हम अब तहरीर चौक की ओर बढ़ रहे हैं, रोटी, आजादी और स्वाभिमान के नारे लगाते हुए। यूं तो गोमिन के संदेश माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्वीट के जरिए दुनिया तक पहुंचे, लेकिन क्या वे बिना मोबाइल फोन के संभव थे? नहीं। गोमिन की ही तरह मिस्र की क्रांति की एक और नायिका बनी आशमा महाफौज। आशमा भ्रष्ट, निकम्मी और तानाशाह सरकार से इस कदर खफा हुई कि उन्होंने 25 जनवरी से एक हफ्ते पहले ही तहरीर चौक की तरफ कूच कर दिया। लेकिन सुरक्षाकर्मी ने उन्हें प्रदर्शन नहीं करने दिया। लेकिन इस वक्त तहरीर चौक पर मोबाइल फोन से खींची गई कई तस्वीरें फेसबुक, ट्विटर के जरिए लाखों लोगों तक पहुंच गई। इन तस्वीरों से ही लोगों ने देखा कि एक 26 साल की लड़की अपने चंद दोस्तों के साथ बिना डरे क्रांति का नया नारा बुलंद कर रही है। मिस्र से पहले ट्यूनीशिया में भी विद्रोह की आग तभी सार्वजनिक हुई थी जब दिसंबर में सिंदो बेजिद में हुए प्रदर्शन की वीडियो क्लिप्स सेल फोन से ली गई थी। इन क्लिप्स ने सोशल नेटवर्किंग साइट के अलावा अल जजीरा चैनल पर भी जगह पाई। मित्रों, बहरीन में भी मनामा के पर्ल चौक पर भड़की हिंसा की पहली तस्वीरें मोबाइल फोन के कैमरे से ली गई थी। दूर संचार के विविध रूपों की तरंगों पर अलग अलग ढंग से बदलाव या क्रांति की लहर इन दिनों बही है। यह भारत के साथ ट्यूनीशिया, मिस्र से लेकर लीबिया तक में दिख रहा है। यह ऐसा सच है जिससे आज हर कोई वाकिफ हो चला है। यह बातें बताते हुए लीगल इंडिया ग्रुप के सदस्यों का मानना है कि दूर संचार के सही प्रयोग एवं उपयोग से भारतीय संस्कृति एवं भारतीय विद्याओं का प्रचार प्रसार आसानी से किया जा सकता है, यदि बुद्धिजीवी इसके लिए प्रयासरत हों। तो इस आधुनिक युग में भारतीय विद्याओं का नव जागरण संभव है। दूरसंचार की सुविधा के माध्यम से देश व दुनिया इससे लाभान्वित हो सकती है। ओम शांति। साथियों, इसी क्रम में आपको इसी पुस्तक से पढ़कर सुनाएंगे भारतीय विद्याओं के नव जागरण की बेला। ओम शांति।